हेलो दोस्तों, चलो हम आते हैं। पहले तो आप देख लीजिए, ये KVS PRT की बुक है। ठीक है, तो हल्के में बना लें। जो KVS PRT की बुक है और स्टडी गाइड के रूप में है, आपको इसकी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हम सिर्फ आज प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इन सब ये जितने भी टॉपिक हैं KVS PRT में आने वाले हैं, उन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छे समझ लो। अब आते हैं नेक्स्ट पर। प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चली है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर कांसा पहले बना था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, और हड़प्पा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सर जॉन मार्शल 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया था, तो सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की देखरेख की गई थी। 1920 में मार्शल ने हड़प्पा में तथा 1922 में मोहनजोदड़ो में खुदाई आरंभ की थी। इन्होंने ही वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की थी और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें इंपॉर्टेंट देखो, सर जॉन मार्शल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक थे, और अलेक्जेंडर कनिंघम है क्योंकि इनको पुरातत्व का जनक कहा जाता था। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का था, जिसका अंतिम पूर्वी बिंदु अलीगढ़पुर मेरठ में और अंतिम पश्चिमी बिंदु सुतकांगडोर बलूचिस्तान में है। अंतिम उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर में और अंतिम दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में है। यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। तो यहाँ पर मांडा, यहाँ पर दैमाबाद, यहाँ पर आलमगिर और यहाँ पर सुतकांगडोर। समझ गए? सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा शामिल थे। देश के विभाजन के बाद अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है। लोथल, कालीबंगा, रोपड़, भगवानपुर, बनावली, रंगपुर, धौलावीरी प्रमुख स्थल जो वर्तमान में आज भी भारत में स्थित हैं। सिंधु समाज उचित समतावादी था। यहाँ के सुनियोजित नगरों के भवन पक्की ईंटों से बने थे, सड़कें समकोण प्रकार की थी। इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी कि उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यह समाज मातृ प्रधान था, तब मातृ देवी की पूजा की जाती थी। यौनी पूजा, पशुपति पूजा के बाद प्रमाण मिलते हैं। इनका व्यवसाय पशुपालन था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की हैं जो सड़कें हैं वो कहाँ पर काटती थी, वो कौन सा कोण बनाती थी, तो वो 90 अंश का कोण बनाती थी, यानी कि समकोण कोण बनाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस तत्व से परिचित नहीं थे, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृ प्रधान थे या पितृ प्रधान थे या दोनों, तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी पूजा करते थे, इसलिए वो मातृ प्रधान थे, यानी कि लड़कियों की पूजा होती रहती थी। सभ्यता की लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला 1954 में हंटर महोदय ने किया था, यानी कि पढ़ने का प्रयास सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले हंटर महोदय ने 1924 में किया था। इस लिपि को क्या कहते थे? इस लिपि को गोमूत्र शैली या वस्त्रोफेदन कहा जाता था। यह लिपि मूल रूप से चित्रात्मक थी। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो चित्रात्मक थी। ठीक है, लोथल तथा कालीबंगा से यज्ञ वेदियां यानी हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा से। लोथल तथा रंगपुर से चावल की भूसी या चावल का प्रमाण मिला है। चावल की भूसी या चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल और रंगपुर से, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा एकमात्र स्थल है जहाँ मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। देखो, अभी तक जो पड़ा है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल हैं, नगर हैं, उन सब में पक्की ईंटें प्रयोग हुई हैं, लेकिन कालीबंगा को छोड़कर। ठीक है, तो एकमात्र कच्ची ईंटें कहाँ प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा में। हड़प्पा से विशेष प्रकार के कब्रगाह R37 व माउंट एवी प्राप्त हुए हैं, यानी कब्रगाह R37
और माउंट एबी इनका नाम रखा गया था। ठीक है, जो कब्रिस्तान थे। ठीक है, तो वे प्राप्त करेंगे कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता का प्रिय पशु एक संगी बैल, मतलब एक एक बैल का एक सींग था। अब प्रिय पक्षी फाख्ता यानी सफेद कबूतर, प्रिय वृक्ष पीपल और सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता रुद्र यानी शिव थे। इंपॉर्टेंट ये है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रिय पशु या कौन सा था? वो था एक संगी बैल। पक्षी कौन सा था? फाख्ता यानी कि सफेद कबूतर। और प्रिय वृक्ष पीपल और सबसे वो उनके सबसे अच्छे देवता कौन थे? तो रुद्र यानी शिव। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, यानी कि वो प्रकृति को मानते थे। प्रकृति मतलब नेचर, यानी कि पेड़ पौधा। मोहनजोदड़ो से स्त्री गर्भ से निकला पौधा और कांस नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कांस नर्तकी की प्रतिमा या स्त्री की गर्भ से निकलता पौधा किस जगह से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली या रंगपुर? तो आप मोहनजोदड़ो को टिक करेंगे। ठीक है, देखो बहुत छोटी चीज़ है कि स्त्री गर्भ से निकलता पौधा, यानी कि वो स्त्रियों की पूजा करते थे। देखो ना, स्त्री मतलब उन्होंने निकलता पौधा बनाया है ना, कि कोई गलत चीज़। कांस नर्तकी की प्रतिमा बनाई, कहाँ से? ये सब कहाँ प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लोथल और बालाकोट प्रमुख बंदरगाह नगर थे। लोथल और बालाकोट। लोथल को आप जानते हो, हम बता भी चुके हैं, गुजरात के पास से है। ठीक है, बालाकोट प्रमुख बंदरगाह थे। लोथल से गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड प्राप्त हुए, यानी गोदीबाड़ा या डाक। तो क्वेश्चन है पूछा डॉकयार्ड को क्या बोलते हैं वहाँ पर? गोदीबाड़ा, यानी कि गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड मतलब, यानी कि वहाँ पर शिपें, यानी कि जो है बंदरगाह, डॉकयार्ड को बंदरगाह बोलते हैं। लोथल पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा में सबसे अधिक स्तर हरियाणा व पंजाब से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी 1947 के बाद सबसे ज़्यादा जो स्तर प्राप्त हुए हड़प्पा के, वो हरियाणा और पंजाब से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्ले निर्मित बर्तनों का प्रयोग करते थे। क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी निर्मित बर्तनों का प्रयोग करते थे। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकाई नगर के अवशेष का तथा एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगा है धौलावीरा से। मेहरगढ़ पुरास्थल से बोलन नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बोलन नदी किस पुरास्थल के नज़दीक है? तो मेहरगढ़ के। बोलन नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलन नदी किस, ठीक है, किस पुरास्थल के नज़दीक है? तो मेहरगढ़ के। यहाँ के नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे, यानी कि वो शाकाहार यानी कि वो सब्जियां भी खाते थे और मांस भी खाते थे। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, जिसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया, यानी कि जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। ये सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में ही जन्मी और धीरे धीरे आगे यमुना गंगा के मैदानों से विकसित होती चली गई। वैदिक सभ्यता के लोग देवी देवताओं के सम्मान में ऋचाओं का निर्माण करते थे। ठीक है, देवी देवताओं के सम्मान में ऋचाओं का निर्माण करते थे। इन ऋचाओं का संकलन 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में किया गया है। वैदिक सभ्यता के लोग आर्य कहलाते थे। आर्य वैदिक सभ्यता के लोग प्रारंभ में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग प्रारंभ में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, परंतु बाद में ये लोग बस्तियों में बसने लगे। आर्य समाज पितृसत्तात्मक होने के बाद यहाँ स्त्रियों का सम्मान और आदर किया जाता था। क्वेश्चन ऐसा आता है, इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर माता देवी पूजी जाती थी। फिर आए वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, तो यहाँ पर माता देवी से हटके पितृसत्तात्मक हो गया। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता, नोट करने वाली चीज़ ये है कि हड़प्पा सभ्यता इतनी अच्छी सभ्यता थी जहाँ पे लड़कियों को देवी माना जाता था, स्त्रियों की पूजा की जाती थी। उसके बाद आते हैं पंडित जी टाइप लोग, जो आते हैं, इन लोगों ने बनाए वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इनमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, कर्मकांड सब पर बल दे दो। अब लड़कियों को सम्मान कम होएगा, आदमी को ज़्यादा होगा, तो अब यहाँ पर पितृसत्तात्मक चलने लगा परिवार। अब वैदिक संस्कृति देखते हैं। चारों वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में बड़े संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। बड़े संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। वैदिक संस्कृति के प्रेरयता आर्य थे। प्रेरयता मतलब जनक। आर्य समाज वो अलग सेंस है, हाँ अलग सेंस है।
बाकी इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। वैदिक साहित्य देखते हैं, वैदिक लिटरेचर। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर स्थित होती है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर स्थित विकसित हुई। वेद शब्द विद्र से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा बुद्धिमत्ता। वैद शब्द विद्र से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान अथवा बुद्धिमत्ता। इन्हें श्रुत भी कहा जाता है, यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते थे उन्हें श्रुत भी कहा जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदात्री कहा जाता है, यानी कि वेदात्री मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वेदात्री में कौन सा वेद शामिल नहीं किया गया, तो अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। बाकी तीनों वेद तो हैं लेकिन अथर्ववेद नहीं है। वेद या मंत्र देखते हैं। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कर्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। देखो वेद किसने बनाए? वेद व्यास ने। पूरा नाम महर्षि कर्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद यह प्राचीनतम वेद है। इसमें 128 सूक्त और 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में ये पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। देखो अब ये है कर्मकांड वाली बातें हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में बात कही है कि इंसान मतलब कि जो जातियां बनाई दी गई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन कौन सी जाति है, समझिए। यानी कि अपने लोग वैश्य में आते हैं, ओबीसी वाले, जनरल वाले क्षत्रिय में, यानी जो ठाकुर वाकुर लोग होते हैं वे क्षत्रिय में, और ब्राह्मण समझिए यानी कि टॉप पर ब्राह्मण नहीं, हम बताएंगे बाद में, बताएंगे इसके बारे में चर्चा बाद में करना। अब आते हैं सामवेद। इसमें 1549 ऋचाएं हैं। इनका संबंध संगीत से है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि संगीत का संबंध किस वेद से है, तो सामवेद से। इसके पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। जो संगीत की रचनाएं जो भी करते थे और उसके पुरोहित जो होते थे उसको उद्गाता कहलाते थे, यानी कि जो गाने वाले। यजुर्वेद इसका संबंध यज्ञों से है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है यज्ञों का संबंध किस वेद से है, तो यजुर्वेद से। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके पुरोहित अर्धवर्यु कहलाते थे, ठीक है। सामवेद के पुरोहित उद्गाता और यजुर्वेद के अर्धवर्यु। अर्थवेद अदर जो जादू टोना जादू जे भी काली माता जय काली कलकत्ते वाली तब कहाँ से आया, अथर्ववेद से आया। ब्राह्मण ये गद्य में रची गई टिप्पणियां हैं जो संहिता के मंत्रों की उत्पत्ति अथवा अर्थ से स्पष्ट करती हैं। देखो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिकी, जैसे कि ब्राह्मणिक ग्रंथ हैं, ठीक है। अब ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिकी है। सामवेद के पंचविश, षड्विश, जैमिनी और छंदोग्य। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय। अथर्ववेद के गोपद, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोपद अथर्ववेद के गोपद और वैसे इंपॉर्टेंट सभी हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद के पंचविश, षड्विश, जैमिनी, छंदोग्य, यानी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण किसमें, सामवेद में। यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय है। देखो तैत्तिरीय से तीसरा वाला याद रख लो, शतपथ से यजुर्वेद, ठीक है। यानी कि जब तैत्तिरीय की बात किया यानी कि तीसरा वाला वेद यानी यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीसरे नंबर पे आता है, तो भाई तैत्तिरीय यानी कि तीसरा वाला यानी कि यजुर्वेद, ठीक है। इतनी चीज़ याद रख लियो। और जिसमें ज़्यादा आए पंचविश, षड्विश, जैमिनी, छंदोग्य, उस दूसरे वाले में, और ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है। अब और कैसे याद रख सका, तो देखो इतने सारे हैं वर्ड, उसमें कौशिकी वर्ड वाला में सबसे पहले आता है और ऋग्वेद भी सबसे पहले आता है। ये सबसे पहले सुनो 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 एक और चीज़ याद रख लियो, ई है वर्णमाला में सबसे पहले, का है वर्णमाला में सबसे पहले। इन देखो पा का के बाद आता, जा का के बाद, छा का के बाद, सा का के बाद, ता का के बाद, गो ता के बाद, यानी कि सब कुछ भूल जाओ तो बस जब वर्ड याद रखियो ए और का, ये दोनों ही वर्णमाला में, बाकी जो ब्राह्मण है ना उनसे पहले आते हैं। तो अब जब ये सबसे पहले आते हैं ना तो इसका मतलब ये ऋग्वेद के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यजुर्वेद तुमको तैयार हो गया, ऋग्वेद तुमको तैयार हो गया। अब आते अथर्ववेद का गोपद और सामवेद के पंचविश, षड्विश, जैमिनी और छंदोग्य। अब आते अरण्यक। अरण्यक का हिंदी अर्थ होता है जंगल। हर ब्राह्मण का दार्शनिक भाग जंगलों में रहने वाले तपस्वियों के मार्गदर्शन हेतु संग्रहित है। उपनिषद या वेदांत देखते हैं। हर ब्राह्मण के अंत में यह प्रस्तुत है कि यह आर्यों के प्राचीन ग्रंथों में निहित आध्यात्मिक सिद्धांतों का निचोड़ है। लगभग 108 उपनिषद हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि उपनिषद कितने हैं, 108।
अन्य साहित्य देखते हैं, अदर लिटरेचर। वेदांग, वेदांग कितने? 6। 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कल्प सूत्र है जो आर्यों के गृहस्थ जीवन से संबंधित है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? जो वेदांग हैं उन देखो, वेदांग कितने होते हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कल्प सूत्र। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आर्यों का गृहस्थ जीवन के बारे में किस में लिखा गया है? कल्प सूत्र में। उपवेद देखते हैं। अब देखो देखो, पहले तो चार वेद के उपवेद, ऋग्वेद के आयुर्वेद, आयुर्वेद के चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, ऋग्वेद के आयुर्वेद, ऋग्वेद में आयुर्वेद यानी चिकित्सा शास्त्र है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और आयुर्वेद में चिकित्सा से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि जो तुम देखा तो ना आयुर्वेद, जो तुम दवाइयाँ लेते हो आयुर्वेद की, वे सब ऋग्वेद से बढ़ देते हैं। यजुर्वेद, धनुर्वेद, युद्ध कला, यानी कि जो यजुर्वेद में, यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद, और धनुर्वेद में युद्ध से संबंधित बातें कही गई है। सामवेद में गांधर्व वेद यानी कला और संगीत से बात की गई। अथर्ववेद में शिल्प वेद यानी भवन निर्माण, ठीक है। अब देखते हैं हिंदुओं के 6 विख्यात दार्शनिक संप्रदाय भी वैदिक साहित्य में आते हैं, अतः ये 6 प्रणालियाँ देखो। गौतम की न्याय प्रणाली, कपिल की सांख्य दर्शन, कणाद की वैश्विक, पतंजलि योग दर्शन, जैमिनी पूर्व मीमांसा, बादरायण उत्तरी मीमांसा, चवार्क चावार्क। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये गौतम की न्याय प्रणाली, यानी गौतम की न्याय, उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी हैं, जिस पुस्तक का नाम है न्याय प्रणाली, यानी कि उनका एक दर्शन है, दर्शन शास्त्र बोलते हैं जिसको, तो उनके गौतम का दर्शन शास्त्र न्याय प्रणाली बहुत फेमस है। कपिल की सांख्य दर्शन, कपिल मुनि सुना है? कपिल मुनि, तो भाई उनकी सांख्य दर्शन। महर्षि कणाद वैशेषिक, पतंजलि नाम सुना है? पतंजलि हॉस्पिटल, तो योग दर्शन। जैमिनी पूर्व मीमांसा, बादरायण उत्तरी मीमांसा और चावार्क चावार्क की है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 पर, धार्मिक आंदोलन। देखते हैं इसमें और भी है क्या, ठीक है। अब आते हैं धार्मिक आंदोलन। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 संप्रदायों का उदय हुआ, जैन और बौद्ध। यानी कि जो वैदिक, जो ब्राह्मणवाद फैला हुआ था पहले जो वेदों में, इसके बाद आते हैं धार्मिक युद्ध छिड़ गए, क्योंकि उन्होंने ऋग्वेद में जातियों को बांट दिया, ठीक है, 4 भागों में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखो दो संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें पहला संप्रदाय जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, यानी कि जो जैन, महावीर स्वामी जानते हो? महावीर स्वामी, ठीक है। देखो ऋषभ, इनसे पहले ये 24वें थे, जो महावीर स्वामी है ना, वे 24वें थे, और इससे पहले थे ऋषभदेव, यानी पहले। ऋषभदेव ने ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, और जैन धर्म की स्थापना का वास्तविक श्रेय 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को माना जाता है। 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम बाज संघ का गणतंत्र यानी में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। जो महावीर स्वामी की जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में, ठीक है। ये कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ था। महावीर स्वामी के 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, और 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। यानी कि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी कौन से नंबर के थे? 24वें। इससे पहले 23वें हुए। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने महाव्रत जोड़े 4, ठीक है, 4। 5वां किसने जोड़ो? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म 2 पंथों में बटाता, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर नग्न रहने वाले, यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर, और जो बिना क्लॉथ के यानी बिना कपड़ों के वे दिगंबर। लगभग 72 वर्ष की आयु के बाद 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी के राजगृह के समीप पावापुरी राजगृह में उनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। जैन धर्म के को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था, यानी कि राष्ट्रकूट एक साम्राज्य था,
ठीक है, उसको जैन धर्म का संरक्षक प्राप्त था। बौद्ध धर्म देखें, बौद्धिज्म जो संहिता में है। गौतम गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता था। ये महावीर के समकालीन थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। उन्होंने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए 29 वर्षों तक गृह त्याग किया और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्करण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, उस घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। कई वर्षों की तपस्या के 35 वर्ष की आयु में बोध गया में उर्वेला के निकट एक पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष था, के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तब से वो बुद्ध हो गए। यानी कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? 35 वर्ष तक। ठीक है, यानी कि 35 वर्ष की आयु जब थी गौतम बुद्ध की, तब तक वो तपस्या करते रहे और बोध गया के निकट एक पीपल का वृक्ष था, ठीक है, जिसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनका नाम बुद्ध पड़ गया। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि देखो, जब वो उन्होंने घर छोड़ा तो महाविनिष्क्रमण कहलाए, जब उन्होंने घर त्याग किया तो महापरिनिर्वाण कहलाया, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई। अष्टमार्गी सिद्धांत, यह दुख निरोध मार्ग है। इसका निरूपण इस प्रकार है: सम्यक ज्ञान, सम्यक इच्छा, सम्यक वाणी, सम्यक जीवन, सम्यक प्रयत्न, सम्यक बुद्धि, सम्यक समाधि और सम्यक कार्य। लेकिन बुद्ध धर्म क्या था? 3: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इनके टाइम पे अष्टांगिक मार्ग 8। अब देखते हैं साहित्य। बौद्ध साहित्य मूलतः पाली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य मूलतः किस भाषा में लिखा है? पाली भाषा में, तथा मुख्यतः त्रिपिटक में समाहित है। ये निम्नलिखित सुत्पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बौद्ध साहित्य उल्लेखित हैं। अब देखो, हो गया ना, सुत्पिटक, अभिधम्म पिटक, और देखो पिटक कितने हैं? 3। देखो, दीपवंश और महावंश, महावंश तो मिलिंद पन्हो ने यूनानी शासक मिलिंद पन्हो ने में यूनानी शासक मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक विषयों के संबंधित वाद विवाद का वर्णन है। अब संगम युग देखते हैं, यानी कि संगम एज। दक्षिण भारत में लगभग 300 वर्ष, 300 वर्ष की बात की गई, ईसा पूर्व यानी बीसी से 300 ईस्वी के बीच, यानी कि 300 बीसी से लेकर 300 ईसा पूर्व ईस्वी तक की बात की गई है। यानी कि टोटल कितने? 600। ठीक, अवधि को संगम काल या संगम युग के नाम से जाना जाता है। इस युग की अवधि पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी के बीच थी। सुदूर दक्षिण में के संगम युग की जानकारी का प्रमुख स्रोत संगम साहित्य है। संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्य पांड्य, चोल और चेरों की बात की गई है। ठीक है, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक संगम युग का माना गया है। यानी कि फर्स्ट से 3 शताब्दी तक, 3 ईसा पूर्व के मध्य तक संगम युगकालीन, यानी कि संगम एज स्टेट्स। संगम साहित्य से सुदूर दक्षिण में 3 प्रमुख राज्य पांड्य, चोल और चेर के विषय में जानकारी मिलती है। चोल देखते हैं। संगम युगीन राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का उदय हुआ। संगम युगीन राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का उदय हुआ। इस राज्य में प्राचीनतम राजधानी उत्तरी मनलूर थी तथा इसके बाद उदयपुर बनी। चोलों का राज की चिन्ह बाघ था, यानी कि शेर। देखो, चोल राज्य का राज की चिन्ह क्या था? बाघ। ठीक है, पांड्य राज्य का मछली, और इनकी चोल राज्य की प्रथम प्रारंभिक राजधानी कोरकई और बाद में मदुरई। ये सब जो तुमने साउथ की मूवी देखी है ना, उनमें तुमने मदुरई नाम सुना हुआ है। ये सब उसी टाइम, यानी ये सब साउथ के राज्य हैं। चेर, प्राचीन चेर राज्य का राज की चिन्ह धनुष था। प्राचीन चेर राज्य की 2 राजधानियां थीं, बंजी और तोंडी। इस राज्य के प्रमुख शासक निम्नलिखित थे: उदयन चेराल, नेदन चेराल, आदन कुटुब्बम, सेनगुटुब्बम। देखो, ये नाम ऐसे हैं क्योंकि साउथ के हैं, तमिल साइड के। ठीक है, तो अब मदुरई फेमस है वहाँ का, मतलब मूवियों में काफ़ी ज़्यादा इसका नाम आता है। अगर तुम सब कुछ भूल जाओ तो इतना याद रखना कि चोल की बाघ राज की चिन्ह, पांड्य की मछली और चेर का धनुष। पांडुचेरी है, कह सकता हो। हाँ, पांडुचेरी, मतलब ये सब उस साइड के ही हैं।
अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत और महाजनपद काल देखते हैं। 6th सेंचुरी BC इंडिया एंड महाजनपद एज। ठीक है, भारतीय राजनीति में अनेक शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ जिन्हें महाजनपद काल कहा गया। महाजनपद 16 राज्यों का एक समूह था जो प्राचीन भारत में मौजूद है। 16 राज्यों का एक समूह था। महाजनपद काल प्रायः प्रारंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास की विशेष रूप से जाना जाता है। इसी समय बौद्ध और जैन साहित्य, अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। 16 महाजनपद। छठी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में विभिन्न जनपदों में विभक्त था। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिन्हें षोडश जनपद कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किस निकाय में पाया गया? अगुंतर निकाय। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन ग्रंथ में किस सूत्र में जैन ग्रंथ में पाया गया? तो भगवती सूत्र। 16 महाजनपद बौद्ध ग्रंथ में अगुंतर निकाय और जैन धर्म में भगवती सूत्र। अब आते हैं मगध का उत्थान। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों में उत्तर भारत में मगध, काशी, कौशल और अंग प्रमुख शक्तिशाली राज्य थे, परंतु मगध जनपद अपने समकक्ष राज्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली था और प्रतिष्ठित था। आरंभिक मगध के प्रमुख वंशों में विवरण हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश में हर्यक वंश क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर सारे जो शासक थे वे सब अपने पिता का ही मर्डर कर देते थे। ठीक है। और नंद वंश जैसे कि महापद्नंद, ठीक है, घनानंद, ये सब नंद वंश थे। अब देख रहे हैं हर्यक वंश देखते हैं। हर्यक वंश का काल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक माना जाता था। इस वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जबकि नागदशक अंतिम शासक था। बिंबिसार और इसका लास्ट शासक नागदशक था। बिंबिसार को षोडश कहा जाता था। बिंबिसार, ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। गिरिव्रज या राजगृह, जो आजकल तुम सुनते हो राजगृह। अजातशत्रु इसका बिंबिसार का बेटा था और इसको कुड़िक बोला जाता था। बिंबिसार को षोडश और अजातशत्रु को कुड़िक, यानी कि इसने अपने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। हाँ, अशोक चंद्र। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर सिंहासन पाया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। सिंपल बात है, इन्होंने अपने पिता, उदयन ने अपने पिता, और उदयन के देखो, उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाई? उदयन ने। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना है, बिहार की स्थापना श्रेय यानी पटना किसने बनाया था? उदयन ने। उदयन किसके पुत्र थे? अजातशत्रु के। अजातशत्रु किसके पुत्र थे? बिंबिसार के। इन तब ने अपने शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने उदयन के पुत्र नागदशक को हटाकर मगध के सिंहासन पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। देखो, अब उदयन के पुत्र कौन थे? नागदशक, ठीक है। नागदशक युग पाए नहीं गए तो इनके ही नागदशक के सेनापति तो शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक को हटाया और खुद गद्दी पर बैठ गया। अब यहाँ से होगी शिशुनाग वंश की स्थापना। अब देखो नंद वंश देखते हैं। इस वंश का संस्थापक महापद्नंद था और पुराणों में महापद्नंद को छत्रांतक कहा जाता था, यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसी के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। घनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। महापद्नंद के बेटा घनानंद। घनानंद को हटाया किसने? सिकंदर ने, चाणक्य ने। और सिकंदर ने पूछा जाता है कि सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण किसके शासन काल में किया था? तो घनानंद के शासन काल में किया था। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण देखते हैं। मैसिडोनिया यानी मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था और झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ उसने बितस्ता का युद्ध रखा था। बितस्ता को अब ब्यास नदी बोला जाता है। ठीक है, झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ युद्ध किया था। एक मिनट, ब्यास नहीं, झेलम। बितस्ता को झेलम बोला जाता है। ठीक है, तो झेलम नदी के तट पर राजा पोरस और सिकंदर की युद्ध लड़ाई हुई थी। ठीक है, लेकिन
राजा पुरुष हार गए थे, लेकिन फिर भी सिकंदर, देखो निरयाकस, आनेसिक्रट्स, अरिस्टोबुलस सिकंदर के समकालीन थे। निरयाकस, आनेस्क्रिटस और अरिस्टोबुलस सिकंदर के टाइम थे। झेलम नदी के तट पर राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में हाइड स्पीड के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो राजा पोरस और सिकंदर के बीच विशस्ता का युद्ध हुआ था, उस विशस्ता के युद्ध को हाइड स्पीड नाम दिया गया। सिकंदर ने भारत में निकाया और बरुकेफला आदि नगरों की स्थापना की, और बरुकेफला सिकंदर का प्रिय घोड़ाबाजी भारत में भरा था, यानी कि सिकंदर के प्रिय घोड़ाबाजी भारत में भरा था। बरुकेफला सिकंदर के, पता नहीं इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आया। मौर्य साम्राज्य देखते हैं 322 से 184 ईसा पूर्व। देखो बीसी से ईसवी तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। 25 वर्ष की अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य तथा विष्णुगुप्त, यानी कि विष्णुगुप्त का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य ने अपनी योग्यता तथा कूटनीति से अपनी अंतिम शासक घनानंद के विशाल साम्राज्य को ध्वस्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे 321 से 297 तक। 305 ईस्वी में सीरिया के यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया तथा सेल्यूकस की पुत्री हेलेन से विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। मैगस्थनीज ने मौर्य प्रशासक पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिका किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने। इंडिका में मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रगुप्त ने किससे जैन दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से। कब ली थी? 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य का देखो, कौटिल्य ही चंद्रगुप्त है, मतलब कौटिल्य ही चाणक्य और चाणक्य ही कौन है? विष्णुगुप्त। यानी कि इनके 3 नाम है। जो चाणक्य तुम सुनते हो ना, उनके 3 नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, जिन्होंने प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है। बिंदुसार देखते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र था तथा उसे अमित्र घात भी कहा जाता है। अमित्र चेटस या अमित केडीज भी कहा जाता है। अमित्र चेटस या अमित केडीज, अमित्र घात याद रखो। बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अब आते हैं अशोक। तो सम्राट अशोक नाम काफी फेमस है। अशोक राजा बनने से पूर्व अपने पिता बिंदुसार के मध्य के समय अवंती का राज्यपाल था। अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? अवंती के। ठीक है। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। अपने शासनकाल के 4 वर्षों के बाद 269 यानी 269 ईसा पूर्व में राजसेवक अभिषेक करवाया था। उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, परंतु भयानक रक्तपात और नरसंहार देखकर वह द्रवित हो उठा, और जिसके फलस्वरूप उसे उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक का दूसरा नाम देवनाम प्रिय भी था, प्रियदर्शी भी था। देखो अशोक के 100 भाई थे। 99 ठीक है, 99 मार देते उसने, सोमा खुत्ता। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे थे। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे थे? प्राकृत भाषा में। इनकी लिपि ब्राह्मी और खरोष्ट थी। इसकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्ट। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख किसने पढ़े हैं? जेम्स प्रिंसेप ने। दक्षिण भारत में प्राप्त मास्की और गुज्जर अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक और पुराणों में अशोक वर्धन नामों से उल्लेख है। ठीक है। अशोक के अधीन कश्मीर, गुज्जर, कर्नाटक के राज्य भी शामिल थे। अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा को शिलालेखों, स्तंभ लेखों के माध्यम से संबोधित किया था। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुए हैं, परंतु पश्चिम भारत की यूनानी और अरमाइक लिपि में भी अभिलेख प्राप्त हुए। यानी जो पश्चिम भारत है, ठीक है, पश्चिम भारत, यहाँ पे यूनानी, अरमाइक और अरमाइक लिपि भी मिली है। मेन मुख्य लिपि थी कौन? ब्राह्मी और खरोष्ट। अशोक के स्तंभ की लिपि कैसी है? ब्राह्मी। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला जानते हो? तक्षशिला काफी फेमस हो, पटना, बिहार, तक्षशिला। मौर्य काल, द लेटर मौर्य एज। अशोक की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा, और ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व के अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके महासेनापति ने पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर दी थी?
बृहदत्त की शुंग वंश की नींव डाली। ठीक है, अब आते हैं शुंग वंश पर। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग पुरोहित पतंजलि थे। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जो आज जिनके क्लिनिक खुले हैं, आयुर्वेद के जनक, इन्होंने कई यज्ञ किए तथा योग दर्शन नामक एक ग्रंथ लिखा था। पुष्यमित्र शुंग को बाद ग्रंथों में बौद्ध मठों में बिहारों को नष्ट करने वाला कहा गया, यानी कि इसने बौद्ध मठ और बिहार बहुत नष्ट किए थे पुष्यमित्र शुंग ने। कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा बनवाए गए 8,000 मतलब 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, शुंग वंश देखते हैं। शुंग ब्राह्मण वंशीय शासक था। इस राजवंश का अंतिम राजा देवभूत था। शुंग वंश का भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा बनाई थी। किस वंश के शासक ने अपनी राजधानी विदिशा शिफ्ट की थी? तो शुंग शासकों ने। अब आते हैं सातवाहन। सुशर्मा कर्ण के सेनापति सिमुक ने 27 ईसा पूर्व में उसका वध कर सातवाहन वंश की नींव डाली थी। शिशुक सतकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सतकर्णी इस वंश के प्रमुख शासक थे, जिन्होंने लगभग 250 ईसा तक शासन किया। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम शासक था। भारत के यवन राज देखते हैं। शक, कृषाण। ठीक है, भारत का शक राजा आपको क्षत्रप कहा जाता है, कहते हैं। भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते हैं। रुद्र दामन ने सातवाहन नरेश सतकर्णी को 2 बार हराया था और चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण में भारी धन व्यय किया था। जो सुदर्शन झील है, ठीक है, इसे दोबारा निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त के मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। ये किसने? रुद्र दामन ने। पहले चंद्रगुप्त ने बनवाई थी, हाँ, बाद में इनके मंत्री ने। हाँ, देखो, चंद्रगुप्त के मंत्री ने सुदर्शन झील बनवाई थी। उस झील को दोबारा से निर्माण रुद्र दामन ने करवाओ। तो जूनागढ़ का अभिलेख रुद्र दामन प्रथम से संबंधित है। जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो किससे संबंधित है? रुद्र दामन का। रुद्र दामन किस वंश के साथ है? शक वंश के थे। इनको क्या कहा जाता था? क्षत्रप। कुषाण देखते हैं। कुषाण वंश का शासक कुजुल कडफिसेस सर्वप्रथम बिम कडफिसेस ने भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की और सर्वप्रथम बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किस वंश ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए? तो कुषाण वंश ने। कनिष्क ने 78 ईस्वा में शक संवत प्रचलित किया था। ठीक है, कनिष्क ने 78 ईस्वा में शक संवत प्रचलित किया था। इसी वर्ष को कनिष्क का राजसेक कहा जाता है। गुप्त वंश देखते हैं। गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश का उदय 4वीं शताब्दी में हुआ था, जिसने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया था। इस वंश के शासकों ने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्ताज देखा कितना हुआ? अब है तुम जाओ, टाइम काफी हुई, 8-9 बजे। 8-9 बज जा रहे हैं। छोड़न चलें? नहीं चलिए, बस एक बार फोन लगा दो। आंसू अच्छा ये बाहर आई या आए रे? गेट पर खड़ी है। नंबर लिखो। 93 059 31 059 31 31 143। कितनी देर हो गई? मैं पढ़ा 7:30 8:30। हेलो हेलो, गेट खोलो है। नमस्ते। मजा आओ। मजा बहुत आई। हम तो जाके सारे थे कि जो जल्दी रुकिए, बस थोड़ी देर में ये करते कहाँ पहुंची? 12 पहुंच गए। हिस्ट्री खत्म हो जाती।
हिस्ट्री तो नहीं है। और ना है तो हिस्ट्री बहुत, लेकिन जो मेन सारा आंसर इसके अंदर बहुत सारे, इन टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ ठीक 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 है, तो हम 2.5 मिनट बाद में ओके बॉस, तो नई क्लास में चले थे जल्दी आ जाता ठीक ठीक। तो गुप्त वंश दोबारा से देखते हैं। ठीक है, गुप्त वंश का उदय 4वीं शताब्दी में हुआ था, जिसने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया था। इस वंश के संस्थापक बड़े साम्राज्यवाद की स्थापना, जिसमें पूरा उत्तरी भारत, ठीक है, पूरा उत्तरी भारत शामिल था। इस वंश के शासक काल में कला, वास्तुकला और साहित्य में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। गुप्त साम्राज्य के शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो गुप्त साम्राज्य है भारत का स्वर्ण युग, किस किस वंश को कहा जाता था? गुप्त साम्राज्य को। गुप्त काल में विशेष तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालिदास, धन्वंतरि, अमर सिंह शूद्रक, बेताल भट्ट, बारहमेर, बरूच, सगु घटक, घटकर आदि विद्वान निवास करते थे। धन्वंतरि चिकित्सक थे, आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, बारहमेर खगोलशास्त्री थे। अब आते हैं श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, जिसने गुप्तों का आदि पुरुष कहा जाता था। उसने 240 से 280 तक शासन किया था। उसे महाराज की उपाधि धारण प्राप्त थी और उसके बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था और उसने गुप्त संवत का संस्थापक था। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गुप्त संवत किसने चलाई थी? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, अति प्रति व्याघ्र परमाक्रम आदि उपाधि इसका समुद्रगुप्त को धार थी। समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु बसु बंधु को संरक्षण प्रदान किया और श्रीलंका के शासक के यहाँ अपने राजदूत के रूप में भेजा था। हरिश्चंद्र के प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद का स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त की एक अन्य उपाधि भृत्य प्रथम वीर भी है। समुद्रगुप्त उच्च कोटि का कवि एवं संगीतज्ञ भी था, इसी कारण उसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र मिला है, बीड़ा बजा रहे हैं समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज या देवश्री और अन्य उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत थी। प्राचीन भारत की श्रेष्ठतम साहित्य प्रतिभा कालिदास उसकी राजभाषा के रत्न थे। धन्वंतरि जैसे प्रसिद्ध चिकित्सक इसी के शासनकाल में हुए थे और चीनी यांत्रिक फायान भी इसी के शासनकाल में आया था। फायान गुप्त काल में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। फायान दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप मेहरौली का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। इसके पुत्र कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो इस टाइम पटना में है, यानी कि बिहार में। अब पटना किसने बसाया था? उदयन ने। उदयन किसका बेटा था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु किसका था? बिंबिसार का। इसी वंश के शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूण जाति के लोगों ने अपने आक्रमण गुप्त राज्य पर आरंभ कर दिए थे। यानी कि जो हूण जाति थी, खाने बदोश जाति थी, यानी कि आदमखोर टाइप की, मांस मछला, मतलब एकदम जानवर की तरह ये जाति थी जो आक्रमण करती थी जानवरों की तरह। ठीक है, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुत्थान करवाया था। गुप्त वंश के पश्चात इसी की 6वीं सदी के मध्य हूणों ने पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और हूण खानाबदोश लोग थे। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने की उपलब्धियों के रूप में इसकी शुरुआत की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध शाखा का प्रमुख केंद्र बना था। पुष्यभूत या वर्धन वंश देखते हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूत वर्धन वंश का संस्थापक था। पुष्यभूत ने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाई थी। वह शिव का परम भक्त था। हर्षवर्धन राज्यवर्धन के थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन के विषय में बाणभट्ट के हर्षचरित्र में व्यापक जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया था। हर्षवर्धन धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने संस्कृत के नागानंद, रत्नावली और प्रदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रदर्शिका। हर्षवर्धन ने अपने राज दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित्र के रचयिता बाणभट्ट, सुवासित बलि के रचयिता मयूर
और चीनी यात्री हेनसेंग सीयू की रचयिता को आश्रय प्रदान किया था। हर्षचंद्र बाणभट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के जीवन तथा तत्कालीन भारत के इतिहास का वर्णन मिलता है। अब राजपूत काल देखते हैं। तो हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी पश्चिम भारत के छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और इन विभिन्न छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों के शासक राजपूत थे, जिन्होंने 1200 से 1500 ईस्वी तक शासन किया था। भारतीय इतिहास काल में इसे राजपूत युग नाम दिया गया है। चौहान वंश देखते हैं। यह उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था। पृथ्वीराज चौहान इसके परम प्रतापी राजा थे और अंतिम शासक भी थे, जिसका मोहम्मद गौरी के साथ उत्तरायण का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हुआ था। इसी राजवंश को शासनकाल में हुई थी। विग्रह 2, विग्रह 4, विग्रह राज, ठीक है। बीसल देव विग्रह राज अड़ो राज का पुत्र था, यानी बीसल देव विग्रह राज, ठीक है। इसने हरकेरी नाटक की रचना की थी। बीसल क्वेश्चन पूछा, हरकेरी नाटक के रचयिता कौन है? बीसल देव। इसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रह की रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान, इसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसने चंदेल राजा परमार्देव को हराया था। इसको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई जैनाक इसके राज दरबारी कवि थे। क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रबरदाई, ठीक है, किसने के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो। मतलब पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो वो है चंद्रबरदाई। और जो हैं चंद्रगुप्त तृतीय के राज दरबार कवि कौन थे? जैनक। गहड़वाल यानी राजवंश, ठीक है, राठौर वंश। गहड़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने 1080 से 85 में की थी। इसकी राजधानी कन्नौज एवं द्वितीय राजधानी वाराणसी थी। चंद्रदेव यह मदन चंद्र का पुत्र था और जिसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट के राजगोपाल को पराजित किया था। गोविंद चंद्र, इसके शासन में कन्नौज में अपनी ख्याति पुनः प्राप्त हुई। इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानूनों और प्रक्रिया पर कृतकल्पत्रु की रचना की थी। कल्पत्रु किसने? लक्ष्मीधर ने। जयचंद, यह इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय का इसके समकालीन था। बुंदेल या चंदेल वंश देखते हैं। इस वंश की स्थापना नन्नुग ने की थी। बुंदेल वंश या चंदेल वंश की स्थापना किसी की थी? नन्नुग ने। यशो बर्मन इस वंश का प्रथम प्रतापी एवं स्वतंत्र शासक था, जिसने बुंदेलखंड पर शासन किया। इसी वंश के शासनकाल में खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था और खजुराहो कंदरिया महादेव के लिए फेमस है। परमार वंश देखते हैं। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र था और श्री हर्ष इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया और राजा भोज के नाम से जाना गया। और राजा भोज ने, यानी कि राजा भोज के नाम से जाना गया कौन? उपेंद्र। उपेंद्र संस्थापक था परमार वंश का और उपेंद्र ने ही भोपाल शहर बसाया था। अपनी दानशीलता, कला एवं विद्या अनुराग के कारण यह वंश वह इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा बना था। सेन वंश देखते हैं। सामंत सेन इस वंश का शासक था और जिसने बंगाल तथा बिहार पर अपना शासन किया। इसकी राजधानी नादिया लखनऊती थी। लक्ष्मण सेन इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव इसके दरबारी कवि थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। कलचरु वंश, इस वंश का संस्थापक कोकल तथा इसकी त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था। पल्लव वंश देखते हैं। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। इसकी राजधानी कांचीपुरम है। पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन प्रथम महान निर्माता और कवि और संगीतज्ञ थे। नरसिंह बर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक यशस्वी शासक था। उसने बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और विजय स्तंभ स्थापित किया और बातापी कोंड को उपाधि धारण की। बातापी कोंड। दक्षिण भारत में पल्लवों के रथ मंदिरों में भीम रथ सबसे बड़ा और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। बातापी की चालुक्य देखते हैं। इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे। इस वंश के शासक शैव मत को अनुयायी थे। इस वंश का प्रथम शासक पुलकेशिन प्रथम था। इसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ रचाए। इस वंश की राजधानी बातापी आधुनिक बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय बातापी के चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक योग्य एवं साहसी शासक था। उसने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया था। इस विजय के बाद उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब आते हैं टॉपिक नंबर 15 पर। मध्य भारत, उत्तरी भारत और दक्कन तीन साम्राज्यों का योग। 8वीं और 10वीं शताब्दी मध्य। 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए। इसमें पाल, प्रत्याहार और राष्ट्रकूट प्रथम थे। पाल साम्राज्य देखते हैं। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा बंगाल में हुई थी। धर्मपाल के शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए पाल, प्रत्याहार राष्ट्रकूटों के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें धर्मपाल विजयी हुआ। प्रत्याहार वंश देखते हैं।
इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। प्रतिहार वंश की प्रथम राजधानी उद्मांडपुर थी। नांगवट प्रथम, यह गुज्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक संस्थापक था, 5वें संस्थापक था प्रतिहार वंश का। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। राष्ट्रकूट देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंत दुर्ग था, जिसने सोलापुर के पास मानखेत या मलखेड़ा को राजधानी बनाया। चोल साम्राज्य देखते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। ये पहले पल्लवों का सामंत था। उसने 850 में तंजावुर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। विजयालय ने तंजौर पर अधिकार करने के बाद नरकेसरी की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तंजौर में। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। हड़प्पा स्थल लोथल में स्थित है। महाराष्ट्र, गुजरात, लाहौर या गुजरात? तो गुजरात में। सांख्य प्राचीन भारत के 6 दार्शनिक धाराओं में से एक है। इसके प्रतिपादक है। सांख्य कौन है? कपिल। भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के लिए साथ जुड़ा है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आर डी बनर्जी, आर डी चटर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी या एस एन बनर्जी? तो दयाराम साहनी और डब्ल्यू सी बनर्जी की मोहनजोदड़ो खोज। राखलदास बनर्जी हैं, सॉरी, आर डी बनर्जी हैं। भारत के मूल निवासी थे आर्य। भारत के मूल निवासी थे सिख। भारत के मूल निवासी थे द्रविड़। हड़प्पई लिपि के विषय में निम्नलिखित में से एक सही है। यह रोमन लिपि थी हड़प्पा की। यह देवनागरी भांति है, बाएं से दाहिने लिखी जाती है। यह वर्णनात्मक या यह लिखी चित्रलेख लिखी थी। हड़प्पा सभ्यता का टाइम चित्रलेख लिपि थी। निम्नलिखित में से पहला स्थल कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो हड़प्पा, 1921 में। निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल से समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? तो मिलते हैं लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? गौतम बुद्ध के महावीर स्वामी। तीसरी बौद्ध परिषद का तारीख क्या थी? तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख 383। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी? तो तारीख थी 250 ईसा पूर्व। ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख 350 ईसा पूर्व थी। कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहा जाता था? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसको बुद्ध धर्म का उद्गम स्थल माना गया है? सिक्किम, बिहार, यूपी या एमपी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिहार। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, जन्म, संबोधि, प्रथम उपदेश और परिनिर्माण, इसके बारे में बताया गया है कि बोधि वृक्ष, चक्र, गज या स्तूप। तो ठीक है, संबोधि या प्रथम उपदेश या परिनिर्माण। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का आंसर देखो, जन्म हुआ था, जन्म के लिए स्तूप है या जन्म के लिए चक्र। इसका आंसर क्या होगा? जन्म के लिए स्तूप है। संबोधि के लिए है, ठीक है, संबोधि के लिए है चक्र। संबोधि के लिए चक्र है और प्रथम उपदेश बोधि वृक्ष और परिनिर्माण गज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ का निर्मित यानी कि लकड़ी का बना हुआ है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत हैं। बाघों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से घिरा हुआ है। यह किस स्थान का विरोध कर रहा है? तक्षशिला, कौशल, पाटलिपुत्र या उज्जैन? तो
क्या कर रहा है, पाटलिपुत्र की तरफ इशारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अश्वघोष एक कवि हैं जिन्होंने बुद्ध चरित नामक बुद्ध की जीवन के बारे में रचना की है, किस शासनकाल के दौरान आए थे? तो अश्वघोष किसके शासनकाल में आए थे? अश्वघोष आए थे कनिष्क के शासनकाल में। अश्वघोष ने क्या रचना की थी? बुद्ध चरित नामक रचना की थी, जिसमें क्या बताया गया था? बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया था। बुद्ध चरित में बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया, और इसके कवि हैं अश्वघोष, और ये किसके शासनकाल में आए थे? कनिष्क के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा कौन है जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध को त्याग दिया? तो वो है सम्राट अशोक। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्जुकस निकेटर ने किस भारतीय शासक के दरबार में भेजा गया था? राजा चोल के? नहीं। अशोक के, चंद्रगुप्त या बिंदुसार? तो बिंदुसार भी नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर चंद्रगुप्त है। सेल्जुकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारतीय शासक के रूप में आए थे, भारतीय शासक के पास आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला शासक था जिसने अपने संदेश को प्राकृत में शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक ले जाने की कोशिश की? तो वो थे सम्राट अशोक। देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? अशोक। मगध साम्राज्य के किनारे स्थापित हुआ है, यमुना नदी, सोन नदी, गोमती नदी या सरयू नदी? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सोन नदी। मगध साम्राज्य सोन नदी के पास में है। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के धर्म के सिद्धांत नहीं है? बुद्ध धर्म का प्रचार, पूजा या त्याग? तो 19वां का आंसर होगा पूजा। अशोक के धर्म के सिद्धांत नहीं है। प्रसिद्ध सांची स्तूप जो अशोक के वास्तु प्रतिमानों में से एक है कहाँ पर है? जो अशोक का सांची स्तूप कहाँ पर है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? ठीक है, तो ये है सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित लिखी थी, तो कनिष्क के पहले, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर किस राजा की शौर्य गाथा अंकित की गई है? ठीक है, तो किस राजा की शौर्य गाथा अंकित की गई? चंद्रगुप्त द्वितीय की। इनको ही विक्रमादित्य बोला जाता था या विक्रमांक। निम्नलिखित मिलान कीजिए, गोविंदा, आर्यभट्ट या बाणभट्ट और समुद्रगुप्त, यानी गोविंदा, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर बी राइट होगा। खुद कास्ट या पही कास्ट का प्रयोग 17वीं शताब्दी में किसे संदर्भित करने के लिए किया जाता था? खुद कास्ट और पही कास्ट का प्रयोग 17वीं शताब्दी में किसे संदर्भित करने के लिए किया जाता था? सैनिक, दस्तकार, प्रशासक या किसान? तो इसका आंसर, सही आंसर किसान होगा। कीर्ति स्तंभ या टावर ऑफ फेम वास्तुकला शैली में बनाया गया था? पल्लव, चोलों, सोलंकी या चेर? तो टावर ऑफ फेम सोलंकी वास्तुकला शैली से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26वां का आंसर है, पूछिए, पल्लवों के शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है? कौन सा पल्लवों के बारे में बताया गया है? उर एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ भूमि के मालिक ब्राह्मण नहीं होते थे, यानी कि उर एक ग्राम सभा थी। ग्राम सभा का नाम था उर। ठीक है, ये ग्राम सभा वहाँ पाई जाती थी जहाँ पर भूमि के मालिक ब्राह्मण नहीं थे। और देखते हैं नागरा व्यापारियों का एक संगठन था। ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर 27। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रह का अर्थ था मुख्य अन्य अधिकारी, मुख्य बेकर या व्यापारियों के काफिले का नेता या युद्ध और शांति का नेता? तो संधि विग्राहक। ठीक है, संधि विग्राहक के बारे में कहा गया है, तो ये युद्ध और शांति का मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पल्लवों के अभिलेखों में सभा की चर्चा है जो एक ब्राह्मण भूस्वामी के मालिक थे, राजस्व संग्राहक, व्यापारी या सिपाही? ठीक है, तो पल्लवों के अभिलेखों में सभा की चर्चा, ठीक है, जो एक थे, ठीक है, जो एक थे ब्राह्मण भूस्वामी यानी जमीन के मालिक। अब आते पल्लवों के राज्य की राजधानी थी मैसूर, मद्रास, कन्नौज या कांचीपुरम? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कौन कवि आया था? तो पुलकेशिन के द्वितीय के दरबार में रवि कीर्ति आया था। बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब आते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 32 है, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि को प्राप्त करने के लिए गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो महाराजा धीराज को भव्य उपाधि धारण करने के लिए गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी चंद्रगुप्त था। किस भारतीय शासक की अदालत में कवि कालिदास और खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट उपस्थित थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त या अशोक? तो कालिदास और खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट किसके टाइम पर थे? तो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि विक्रमादित्य के। पुहार और कावेरी पट्टनम निम्न शासक राजवंशों में से एक बंदरगाह शहर था। तो पुहार और कावेरी पट्टनम मतलब इनमें से कौन सा राजवंश था जिसका एक प्रमुख बंदरगाह शहर था? तो वो थे चेरा, या ठीक है, सॉरी चेरा नहीं, चोल था वो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। राजा रानी द्वारा शासित देशों को उनकी राजधानी के साथ सुमेलित करें। अब देखो, पल्लव, चालुक्य, पांड्य और कादम्ब। तो पांड्य की मदुरई, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नहीं, पांड्य की बादामी है, देखते हैं पहले। पांड्य की बादामी है। अब देखते हैं तीसरा का कौन सा है। और पल्लव की कांची है, और उसके बाद चालुक्य की बादामी है, सॉरी सही था, चालुक्य की बादामी है। पांड्य की मदुरई है, ये गड़बड़ हो गया इसको। फिर से एक बार देख लो। पल्लव की कांची है, और चालुक्य की बादामी है, पांड्य की मदुरई है, और कदम्ब की बैजंती है, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित में से किस या किन कृति या कृतियों में से 15वीं और 16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिया के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है? यानी किसकी कृति के दौरान फारसी पहिया के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है, यानी फारसी पहिया का प्रयोग किसकी कृति में हुआ था? तो वो हुआ था हुमायूं नामक कृति में, ठीक है, देखते हैं। और बाबरनामा में, इन दोनों में ही हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। ठीक है, इसका आंसर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था? तो दक्षिणापथ के थे सातवाहन। चालुक्य का राजधानी शहर था, चालुक्य का राजधानी शहर बादामी था, या मदुरई, या कांचीपुरम? तो चालुक्य क्या थी? ठीक है, चालुक्य थी बादामी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित था? तो बता, नैनार। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।